Okay, good morning students. Hello everyone. बच्चों स्क्रीन दिख रही है ना, आवाज आ रहा है ना मेरा? देखो. Yes, good morning everyone. So let us start. बच्चों, if you remember, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था. We were discussing, या ऐसा बोलना चाहिए कि I have discussed स्टिपुलेशंस. कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टिपुलेशंस होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, वो स्टिपुलेशंस या तो कंडीशंस के तौर पर होगा या तो वारंटी. आई होप रिकॉल करो. 2 मिनट रिवाइज कर देता हूँ. यूनिट नंबर 2 से शुरू किया. बच्चों, कंडीशन एंड वारंटी ये दोनों ही सेलर की तरफ से मिलता है बायर को. सेलर देता है बायर गुड्स को लेकर एश्योरेंस, बराबर है. गुड्स की वर्किंग को लेकर एश्योरेंस. तो बच्चों, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन कंडीशन, जिसके बेस पर एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है. बायर जिस पर्पस के लिए गुड्स को खरीद रहा है, वो पर्पस सॉल्व होना इज कॉल्ड कंडीशन. अब सोचो, बायर जिस पर्पस के लिए गुड्स को खरीद रहा है, वो पर्पस ही अगर उसका सेटिस्फाई नहीं होता है, तो गुड्स खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता बच्चों, बराबर है. तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस, जिसको हम कहते हैं ना असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उससे हम कंडीशन कहेंगे. एंड बच्चों, वारंटी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ही पार्ट है, बट इट इज कोलैटरल. You can say it is not the main part of the contract, supporting part है, बराबर है. एंड बच्चों, ये मैंने कहा कोलैटरल है, एसेंशियल नहीं है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड यही बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि सेलर अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है तो बायर को राइट मिलेगा, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. एंड अपना प्राइस अगर उसने पे किया है गुड्स का, तो उसको रिफंड वो ले सकता है, बराबर है. ही कैन क्लेम रिफंड. एंड अगर कुछ लॉस हो गया है उसको इसी दौरान, तो ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस. दैट मीन्स सेलर जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बायर को 2 लीगल रेमेडी मिलेगा, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एज वेल एज टू क्लेम डैमेजेस. बच्चों, आपको अभी मुझे लगता है ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो गया होगा. एंड अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, तो बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेन पर्पस तो सॉल्व हो ही गया ना उसका. यहाँ पे ज्यादातर वो क्या कर सकता है, तो वो ज्यादातर डैमेजेस क्लेम कर सकता है. जैसे आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी जिस पर्पस के लिए खरीदी बच्चों, पर्पस सॉल्व हो गया, लेकिन 2 महीने के बाद अगर हॉर्न काम नहीं कर रहा उसका, because horn is not working properly, that doesn't mean you are going to reject the goods vehicle. आप बता दो हॉर्न काम नहीं कर रहा है, आप उसका डैमेजेस क्लेम कर लो, बट उसके बेसिस पर क्या आप पूरे व्हीकल को, गाड़ी को रिजेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं. वो आपको हॉर्न या तो रिपेयर करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे. तो बच्चों, रिपेयर एंड रिप्लेसिंग की बात आती है, वो हो गया आपका वारंटी, बराबर है. एंड पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना पूरा प्राइस ले लेना, दैट इज कॉल्ड कंडीशन. तो बच्चों, ये हमने पढ़ा. फिर हमने ये भी पढ़ा कि बायर चाहे तो, इफ ही वांट्स, बराबर है, एट हिज डिस्क्रिशन, वो चाहे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करके कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, बराबर है. लेकिन ये बायर के ऊपर कि वो अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है. बच्चों, रिकॉल हो रहा है कि नहीं? बच्चों, मैं जस्ट 5 मिनट ले रहा हूँ, सुबह का वक्त है. यूनिट नंबर 2 रिकॉल हो जाएगा आपको. हेलो बच्चों, रिवाइज हो रहा है सबको? सुन रहे हैं सब लोग? अच्छा, ठीक है. डाउट है तो डाउट भी पूछते रहना है आपको बच्चों. तो बच्चे, एक क्वेश्चन ये भी आया था
कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को बायर ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता, वाइस वर्सा नहीं हो सकता। बायर अपने ब्रीच ऑफ वारंटी को क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन में कन्वर्ट कर सकता है, क्या ट्रीट कर सकता है क्या? ब्रीच ऑफ वारंटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द बायर? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बराबर, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे ये हमने पढ़ा। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि कौन सी सिचुएशन में बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट करता है। बराबर है, कौन से सर्कमस्टेंसेस? तो हमने 2-3 सर्कमस्टेंसेस वहां पर पढ़े, थोड़ा इंपॉर्टेंट था लैंग्वेज उसका, आपको रीड करके उसको अच्छे से कंफर्म करना है। फिर बच्चे इसके बाद हमने स्टार्ट किया, इफ यू रिकॉल, हमने इम्प्लाइड कंडीशन, आई एम सॉरी, एक्सप्रेस कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, ऐसा पढ़ने को चालू किया। एंड आई थिंक इम्प्लाइड कंडीशन अभी चल रहा है। जैसे ही मेरा इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ के हो जाएगा, हम लोग एक्सप्रेस वारंटी एंड इम्प्लाइड वारंटीज पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस कंडीशन तो आई थिंक पता चल ही गया है। द एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज कंडीशंस which are expressly provided in the contract by the buyer and seller at the time of contract of sale, either written or spoken, चाहे orally चाहे writing। बराबर है। तो बच्चों, जब बायर अपना गुड्स खरीदने का पर्पस क्लियरली शब्दों में सेलर को बताता है, चाहे लिखकर चाहे बोलकर, तो इसका मतलब बच्चों वो एक्सप्रेस कंडीशन हो गया। ध्यान दो, एक्सप्रेस कंडीशन। एंड आपको पता ही है, एक्सप्रेस कंडीशन हो या इम्प्लाइड कंडीशन हो, जब भी ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा तो बायर को राइट टू रिजेक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, ये लीगल रेमेडी मिलेगा। आई थिंक वो क्लियर है। फिर बच्चों हमने इम्प्लाइड कंडीशन स्टार्ट किया। इम्प्लाइड कंडीशंस मतलब दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर प्रेज्यूम्ड बाय द लॉ। लॉ पहले से ही प्री-अजम्पशन करता है कि ये सारे कंडीशंस हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले से ही मौजूद हो। इसको अलग से ऐसे बताने की जरूरत नहीं चाहिए। आप बता के कुछ कर रहे हो तो वो एक्सप्रेस हो गया बच्चों, इनडायरेक्टली। बराबर है। बट आप कुछ बोलते नहीं हो इन कंडीशंस के बारे में, तो भी ये लॉ में अजम्पशंस किया जाएगा कि ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा है। बराबर, बायर सेलर इसके ऊपर ना भी कोई डिस्कशन करे तो भी लॉ अजम्पशन करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा है, मेन हिस्सा है। इसके भी ब्रीच ऑफ कंडीशन होने से बायर को सेम लीगल रेमेडी मिलेगा। तो बच्चों उसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए थे, याद करो। आपके सामने देखो स्क्रीन पे है। कंडीशन एज टू टाइटल, याद है बच्चों? ये इम्प्लाइड है लॉ में कि सेलर जो गुड्स बायर को बेच रहा है, ये इम्प्लाइड है, यानी कि एज्यूम्ड है कि उसके पास वो गुड्स बेचने का टाइटल है या फ्यूचर में वो गुड्स बेचने का टाइटल होगा। ये हम पहले से ही अजम्पशन करते हैं। बराबर है। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बच्चों, अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है गुड्स बेचने का बाय डिस्क्रिप्शन, बाय डिस्क्राइबिंग द गुड्स, द फीचर्स ऑफ द गुड्स, तो आपको लगता नहीं कि इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई द सेम गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन? अब आप ही बताओ, बायर को गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिला तो आपको लगता नहीं ही हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? तीसरा, सेम बाय सेल बाय सैंपल। अगर सेलर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है बायर के साथ टू सेल द गुड्स बाय शोइंग द सैंपल, एंड सैंपल को देखकर, सैंपल की क्वालिटी को देखकर बायर बल्क क्वांटिटी ऑर्डर करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर करता है, तो डोंट यू थिंक सो कि सेलर को गुड्स अभी जो बल्क में सप्लाई करना है दैट शुड करस्पॉन्ड्स विद सैंपल? सैंपल के साथ टैली होना चाहिए कि नहीं? जो सैंपल बताया वही बल्क में उसको सप्लाई करना चाहिए। ये इम्प्लाइड है, उसमें बताने की क्या जरूरत है, पहले से इम्प्लाइड है कि आप जो सैंपल दिखाए हो उसी के हिसाब से गुड्स को सप्लाई करो।
अगर सेलर ने एज पर सैंपल गुड्स को सप्लाई नहीं किया, बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम हिज प्राइस, रिफंड ऑफ प्राइस। सेम वे बच्चों, चौथा हमने क्या पढ़ा, तो डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल का मिक्सचर, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। Goods are sold as per sample but not as per description, or as per description but not as per sample. तो बच्चों buyer has again right to reject the goods. I think ये चार हमने पढ़े थे, बराबर है। फिर बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक पांचवा पॉइंट, याद करो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। याद है बच्चों, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इसको बीच में मैंने क्या कहा था कि ये एक्चुअली इम्प्लाइड कंडीशन नहीं, एंड यही रीजन है बच्चों। देखो ना, इधर आपको लिस्ट में दिख रहा है क्या, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये देखो इधर है, देखो, है ना। चार पहले हमने डिस्कस किए, फिर पांचवें नंबर पर बच्चों कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस वो भी है। तो बच्चों इसमें हमने जनरली क्या पढ़ा था, रिकॉल करो। गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर क्या कोई गारंटी है क्या? हेलो, जनरली गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर एक्चुअली कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती। आपको समझ में आया? कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। लेकिन बच्चों रिकॉल करो, मैंने कुछ बताया था, लेकिन बायर गुड्स को परचेस करते समय सेलर को अपनी क्लियरली रिक्वायरमेंट्स बताता है कि मुझे गुड्स जो मैं खरीद रहा हूं, मेरा वो गुड्स खरीदने का ये पर्पस सॉल्व होना चाहिए, बराबर है। गुड्स खरीदने का ये पर्पस सॉल्व होना चाहिए, एंड बायर वो गुड्स खरीदने के लिए पूरी तरह से सेलर पर डिपेंड हो जाता है, सेलर की नॉलेज पर डिपेंड हो जाता है। यानी बायर वो सोचता है कि सेलर मेरे लिए गुड्स का चॉइस करे, यानी बायर पूरी तरह से सेलर पर डिपेंड हो गया। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि अब सेलर को गुड्स अच्छी क्वालिटी के देने चाहिए जो बायर का पर्पस सॉल्व करे? अब बताओ बच्चों, बायर अगर पूरी तरह से सेलर पर डिपेंड हो गया एंड उसके ऊपर उसने छोड़ दिया कि गुड्स आप मुझे अच्छे से सप्लाई करना जो मेरा पर्पस सॉल्व करे, एंड अब बच्चों बताओ, अगर गुड्स बायर का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो टाइप करो। अब अगर पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक तरफ मैंने जनरली क्या कहा, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, यस। एक तरफ मैंने कहा देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, फिर मैंने दूसरा एक इमीडिएटली एक्सेप्शनल पढ़ा है कि मान लो बायर, यस, आपका आंसर जो लिख रहे हो बच्चों, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। क्योंकि बायर पूरी तरह से सेलर के जजमेंट पर डिपेंड हो गया कि सेलर आप मेरे लिए गुड्स का चॉइस करो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है ये सब का। एंड बच्चों सेलर अगर गुड चॉइस करता है एंड वो बायर का पर्पस सॉल्व नहीं करता है, तो बायर हैव राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, बराबर है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, सेलर, ये जरा ध्यान से सुनना बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर कोई ब्रांडेड गुड्स बेचता है, ब्रांडेड समझते हो बच्चों, जिस गुड्स की कंपनी का नाम काफी है मार्केट में, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाता है, ऐसा गुडविल है जिनका, ब्रांडेड पेटेंटेड गुड्स आपने सुना ही होगा, ट्रेडमार्क वाले गुड्स, बराबर है, ब्रांडेड गुड्स। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर सेलर ब्रांडेड गुड्स बायर को बेचता है एंड बच्चों वो गुड्स अगर बायर का पर्पस सॉल्व नहीं करता है, तो क्या सेलर इसके लिए जिम्मेदार है? हेलो, क्या सेलर जिम्मेदार है क्या? क्या बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स? क्या बायर गुड्स रिजेक्ट कर सकता है? मैं ब्रांडेड गुड्स की बात कर रहा हूँ, पेटेंटेड गुड्स। बायर ने जाके ट्रेडमार्क वाला गुड्स खरीदा
ब्रांडेड गुड्स खरीदा, सेलर ने बेचा। अब सेलर तो मैन्युफैक्चरर नहीं है ना बच्चों, वो तो सिर्फ बेचने का काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई और है, सेलर ने सिर्फ उसको बेचा। सेलर ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। बायर खुद ही अपना दिमाग चला के ब्रांडेड गुड्स मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बच्चों, जब बायर ब्रांडेड गुड्स खरीदता है तो इसका मतलब कौन दिमाग चला रहा है गुड्स खरीदने में? बायर खुद चला रहा है कि नहीं दिमाग? क्या वो सेलर पे डिपेंड हो गया क्या खरीदने के लिए? नहीं, तो पहले से ही पता है कि उसे क्या खरीदना है। अब बताओ बच्चों, बायर ने कोई ब्रांडेड गुड्स खरीदा एंड वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या सेलर जिम्मेदार है? क्या वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते मैं रुक गया था, आपको याद है मैंने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। यस बच्चों, आपका आंसर सही है, नो। बायर यहाँ गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बायर जब ब्रांडेड गुड्स खरीदने जा रहा है तो इसका मतलब वो सेलर के स्किल पर डिपेंड नहीं है, वो सेलर के स्किल पर डिपेंड नहीं है। यहाँ बायर अगर खुद ही जाके गुड्स का चॉइस करता है, बराबर है, एंड बच्चों वो गुड्स आगे पर्पस सॉल्व नहीं कर पाता, तो सेलर इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट ऑल्सो। तो ये जो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस है, ये बच्चों उस गुड्स पर भी लागू नहीं है विद द गुड्स विच आर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, पेटेंट नेम। अब समझ में आया बच्चों लाइन सबको? लास्ट लेक्चर में मैंने जो छोड़ दिया था लाइन। एक काम करते हैं बच्चों, ये पांचों पॉइंट एक बार फिर पढ़ते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर हमने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था ना बच्चों? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 दिख रहा है आपको? पढ़ा था हमने? शायद नहीं पढ़ा था। हेलो, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, चलो लेट अस रीड बच्चों। नोट सामने रखा एक बार। ऑर्डिनरली यानी जनरली बात करें तो देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। कितना जनरल रूल लिख के दिया है देखो। यानी बच्चों क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर कोई इम्प्लाइड कंडीशन होती ही नहीं, बराबर है। लॉ पहले से एजम्पशन नहीं कर सकता कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के ही होंगे, ये यहाँ इंडिया में एजम्पशन नहीं होता। फिर क्या लिखा है? हाउएवर द कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस मे बी इम्प्लाइड। ये इम्प्लाइड हो सकता है, लेकिन कौन से सिनारियो में इम्प्लाइड हो सकता है? अगर बायर सेलर को गुड्स खरीदते समय एक्सप्रेसली क्लियरली बोलता है कि किस पर्पस के लिए वो गुड्स खरीद रहा है, एंड सेलर के स्किल एंड जजमेंट पर वो डिपेंड हो जाता है कि सेलर तुम मेरे लिए बेस्ट गुड्स क्या है ये तुम मुझे चॉइस करके दो, क्योंकि मुझे इसमें समझ नहीं। यानी बायर पूरी तरह से सेलर को अपनी पर्पस बताता है गुड्स खरीदने की, एंड सेलर पे ही डिपेंड हो जाता है कि तुम मेरे लिए अच्छा ये गुड्स चॉइस करके दो। तो बच्चों अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको लगता नहीं अभी कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के ही होने चाहिए? हेलो, ठीक है, बायर सेलर पर डिपेंड हो गया। एंड अब बच्चों अब गुड्स अगर प्रॉपरली नहीं हुए, अच्छे नहीं आए, बच्चों याद करो माउंटेन पे चलने वाली गाड़ी वाला एग्जांपल। बायर पूरी तरह से किस पर डिपेंड हो गया था? सेलर पर। तुम बताओ कौन सी गाड़ी मैं खरीदूं जो टूरिस्ट पर्पस के लिए काम आए, माउंटेन रोड पर भी चले? यानी बायर पूरी तरह से सेलर के स्किल एंड जजमेंट पर डिपेंड हो गया। कभी कभी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम डीलर को ही बोलते हैं ना कि आपकी हिसाब से कौन सी अच्छी गाड़ी हमको लेनी चाहिए। इसका मतलब हम किस पर डिपेंड हो गए? सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड हो गए। तो बच्चों ऐसे केस में फिर सेलर जो गुड्स बताएगा वो बायर का पर्पस सॉल्व करना ही चाहिए। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस यहाँ लागू हो जाएगा। एंड बच्चों अगर ऐसा नहीं हुआ तो बायर इन दिस केस कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड कैन क्लेम प्राइस। अब सेम बच्चों मेथड यहाँ पर है कि जब सेलर गुड्स सेल करता है बायर को विच आर ब्रांडेड, ऑलरेडी ब्रांडेड, ट्रेडमार्क वाले, जिनका कंपनी का मार्केट में नाम है,
तो बच्चों यहाँ बायर जब गुड्स ब्रांड नेम से खरीदता है, बराबर है, तो यहाँ पर भी गुड्स अच्छी क्वालिटी के हों ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, बराबर है। यानी इवन इफ द गुड्स आर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क, दैट डजंट मीन द गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी ओनली। आप पहले से ही अजम्पशन नहीं कर सकते। गेटिंग दैट? सो लास्ट लाइन भी लिखा है देखो, इन दिस even this implied condition will not apply if the goods have been sold under trademark or patent name। and बच्चों इसका एक ही सिंपल रीजन है, जब बायर गुड्स परचेस करता है ना ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम वाला ब्रांडेड, तो वो सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड नहीं होता, वो अपना दिमाग चलाता। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। आपको पता है बायर अपना दिमाग चला के गुड्स खुद चॉइस करता है, और बाद में गुड्स बच्चों उसका पर्पस सॉल्व नहीं करता, तो ऐसे केस में बच्चों सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। एक काम करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 1 और 2 अभी हम पढ़ते हैं। आपने कहा हमने पढ़ा नहीं लास्ट लेक्चर। बच्चों दोनों एग्जाम्पल इन्होंने कैसे कवर किए जरा अंडरस्टैंड करो। ए बॉट, बॉट समझते हो बच्चों? परचेस। हाँ ध्यान दो बच्चों, सुन रहे हैं सब लोग? जरा एक बार रिस्पॉन्स दो। सुन रहे हैं अच्छे से? एग्जाम्पल सामने है? हाँ बच्चों एकदम सीरियसली सुनिए, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आप। ए बॉट, बॉट यानी परचेस, सेट ऑफ फॉल्स टीथ। फॉल्स टीथ समझते हो ना बच्चों? फ्रॉम बी अ डेंटिस्ट। बच्चों टीथ का पूरा सेट आता है ना, जिनके मतलब दांत गिर गए होंगे ओल्ड एज में, वो फॉल्स टीथ लगाते हैं। तो वो ए ने सेट खरीदा फॉल्स टीथ का बी से। बी कौन है बोलो? डेंटिस्ट, जिसने ये फॉल्स टीथ उसका मेजरमेंट लेके बनाया होगा, एंड ए ने खरीदा वो। लेकिन आगे लिखा क्या है देखो बच्चों, पहले ये बताओ हु इज बायर एंड हु इज सेलर हियर। फर्स्ट लाइन में पहले कंफर्म करो, हु इज बायर एंड हु इज सेलर। ए बायर बी सेलर, ओके वेरी गुड, ठीक है चलो। अब बच्चों ए बायर है एंड बी सेलर है, सही है। अब ध्यान से सुनो आगे। बट द सेट वाज नॉट फिट फॉर एज माउथ। लेकिन बच्चों डेंटिस्ट बी ने जो फॉल्स टीथ का सेट बेचा था ना ए को, वो ए के मुंह में फिट नहीं बैठता है। इसका मतलब ए ने जिस पर्पस के लिए ये गुड्स खरीदा था, क्या वो पर्पस सॉल्व हो रहा है? क्या वो पर्पस सॉल्व हो रहा है बच्चों? नहीं सॉल्व हो रहा है, उसका उल्टा मुंह घायल हो जाएगा, है ना। बट द सेट वाज नॉट फिट फॉर हिज माउथ। तो ए ने क्या किया बायर ने? ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम्ड द रिफंड ऑफ प्राइस। तो बायर ने क्या देखा कि जब मेरा पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा है तो ये खरीद के फायदा क्या, तो उसने गुड्स रिजेक्ट कर दिया ना, अपना प्राइस क्लेम किया। आगे क्या लिखा है? इट वाज हेल्ड। हेल्ड मतलब छत, दोनों में केस हो गया, तो जजमेंट क्या आया? ए वाज एंटाइटल्ड टू डू सो। बच्चों ये जजमेंट ये आया कि ए ने जो किया वो सही किया, गुड्स को रिजेक्ट करके अपना प्राइस क्लेम किया, ये बहुत सही किया, क्योंकि वही तो पर्पस था उसका गुड्स खरीदने का।
कोई फॉल्स टीथ बच्चों, फॉल्स टीथ कोई कॉस्मेटिक थोड़ी है कि दुनिया को दिखाने के लिए हमने लिए, वो उसकी एक नेसेसिटी थी, है कि नहीं? उसकी नेसेसिटी थी, वही सॉल्व नहीं हो रहा है, वही ओनली मेन पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो रिजेक्ट करेगा ही ना बच्चों गुड्स। तो जजमेंट बायर के फेवर में आया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इट वाज हेल्ड दैट he was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled। तो बच्चों आप मुझे बताओ ये एग्जांपल किसका एग्जांपल था? यस, इंप्लाइड कंडीशन का था कि नहीं? कि सेलर जब बायर को गुड्स सप्लाई करता है एंड बायर का पर्पस सॉल्व नहीं होता है, तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन है। अब बच्चे एग्जांपल 2 पे ध्यान दो। A went to B shop and asked for the merit sewing machine। सिलाई मशीन होती है ना बच्चों, कपड़े सीने की मशीन, मेरिट्स, पर वो भी बच्चे ब्रांडेड कंपनी है, मेरिट याद रखना। जैसे अपने यहाँ पे उषा है, मेरिट है, बहुत सारी कंपनियां हैं बच्चे। सुइंग मशीन बच्चे, सुइंग मशीन जो बेचती है टेलर लोग यूज करते हैं ना बच्चों। तो मेरिट का मतलब क्या? ब्रांडेड गुड्स खरीद रहा है। ए ने जाकर बी के शॉप में एक ब्रांडेड सुइंग मशीन खरीदी, मेरिट नाम की। तो इसका मतलब क्या? बायर सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड हो गया क्या खरीदने के लिए? टाइप करो। बायर खुद ही जाकर ब्रांडेड गुड्स खरीदता है, वो भी सुइंग मशीन। तो दैट डजंट मीन कि ही इज डिपेंडेंट ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट टू बाय द गुड्स। तो हुआ क्या देखो, A went to B shop and asked for the merit sewing machine। B gave A the same मतलब जो A ने मांगा वही दिया B ने। B ने अपना दिमाग नहीं चलाया सेलर ने, तू जो मांग रहा है मैं वही देता हूं तुझे। B gave A the same and A paid the price। अब बताओ यहाँ पर बायर A किस पर रिलाय हुआ, सेलर के जजमेंट पे कि ब्रांड नेम पर? यहाँ गुड्स खरीदते समय बायर किस पर डिपेंड हो गया, किसको रिलाय किया उसने, किस पर रिलाय हुआ, सॉरी, ब्रांड नेम पर। वो सेलर के इस पर डिपेंड नहीं हुआ, क्योंकि ब्रांडेड वो कहीं से भी खरीद सकता है। तो बच्चों क्या लिखा है? ए रिलाइड ऑन द ट्रेड नेम ऑफ द मशीन। ए रिलाइड, ए ने विश्वास किया ट्रेड नेम पे रादर देन सेलर। A relied on the trade name of the machine rather than on the skill and judgment of the seller। B बरोबर है, सेलर पर वो डिपेंड नहीं हुआ। अब बताओ बच्चों, अब सुइंग मशीन अगर काम ना करे तो क्या इसके लिए सेलर जिम्मेदार है? नहीं, बरोबर है। कैन बायर रिजेक्ट द गुड्स हियर? कैन बायर रिजेक्ट द गुड्स? The answer is no। तो लास्ट लाइन लिखा है देखो, in this case there is no implied condition as to fitness of the machine for buyer's particular purpose। कितना क्लियरली लिखा है। सेलर सीधा बोलेगा हम विक्रेता है, निर्माता नहीं, मैं सेलर हूं, मैन्युफैक्चरर नहीं। आपने ब्रांडेड गुड्स मांगा, मैंने ब्रांडेड गुड्स दिया। अब अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू कॉन्टेक्ट मैन्युफैक्चरर, बराबर है, क्योंकि ब्रांडेड गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर हम कोई गारंटी नहीं देते। सेलर ने बोल दी आपने जो सामान मांगा था हमने दिया, बराबर है, इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर। तो बच्चों आई थिंक, आई होप यू both the examples are understood। yes, response दो। have you understood both the examples? this is how you have to put in exams also, हाँ बच्चों। अब लास्ट पैराग्राफ क्या है देखो बच्चों, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए। एज अ जनरल रूल बच्चों, वी आर टॉकिंग जनरली, इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स thoroughly before he buys them in order to satisfy himself that the goods will be suitable for his purpose for which he is buying them। बच्चों हमारे इंडिया का ये जनरल रूल है। आई एम टॉकिंग ओनली इन सेंस ऑफ इंडिया, फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया में बच्चों नॉर्मली जनरल रूल क्या है
कि बायर जब कोई भी गुड्स खरीदने जाए तो बायर गुड्स खरीदते समय गुड्स को थॉरोली एग्जामिन करें, अपने आप को सेटिस्फाई करे कि जो मैं गुड्स खरीद रहा हूं ये मेरा पर्पस सॉल्व कर देगा। बराबर है। तो बच्चों ये इंडिया में जनरल रूल है कि बायर को ध्यान देना है गुड्स खरीदते समय, सेलर को नहीं। सेलर क्या कचरा भी बेचेगा बैठ के, उसको क्या है, डिपेंड करता है खरीदने वाले पर कि खरीदने वाला क्या खरीद रहा है, जो खरीद रहा है क्या उसका पर्पस सेटिस्फाई हो जाएगा। सेलर का बच्चों यहाँ पर कोई रोल नहीं है हमारे इंडिया में। वो तो क्या सामान बेचने बैठा है, वो तो मट्टी भी बेचेगा आप, वो आपके ऊपर है ना, खरीदना है कि नहीं खरीदना है, आपका पर्पस सॉल्व होगा कि नहीं सॉल्व होगा। एंड बच्चों यही कारण है कि हमारे इंडिया में कैविएट एम्प्टर करके रूल है। अभी आगे वही आपको एक पैराग्राफ आएगा, शॉर्ट नोट। बच्चों हमारे इंडिया में रूल है कैविएट एम्प्टर। जरा देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, बच्चों ध्यान दो। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? राइटिंग स्क्रीन दिख रही है बच्चों? राइटिंग स्क्रीन दिख रही है? यस। बच्चों मैंने कहा कि हमारे इंडिया में बायर को गुड्स खरीदते समय ध्यान देना है, बायर को गुड्स खरीदते समय ध्यान देना है, बराबर है। एंड अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना है। इसलिए देखो ना बच्चों, हमारे इंडिया में टेक्निक है, हम नारियल भी खरीदते हैं तो ऐसे उस नारियल को पहले अंदर पानी है कि नहीं ऐसा हिलाएंगे, देखेंगे, टक 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 बजाएंगे, क्या क्या करते हैं हम लोग। 1 किलो बटाटा खरीदने का तो 15-20 मिनट लगाते, एक एक बटाटे को देखते हैं ऐसा ध्यान से, हाँ बरोबर होगा। ये टेक्निक है हमारे इंडिया में बच्चों, बराबर है, खरीदने का। तो बच्चों बायर ने गुड्स खरीदने से पहले अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर लेना चाहिए गुड्स को लेकर, एंड तो ही खरीदना चाहिए, बराबर है। क्योंकि हमारे इंडिया में रूल है कैविएट एम्प्टर। बच्चों अभी आएगा थोड़ी देर में ये कैविएट एम्प्टर, जरा टाइप करो आप लोग, टाइप करो कैविएट एम्प्टर करके रूल है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में कैविएट एम्प्टर करके रूल है। एंड बच्चों जब हम कैविएट एम्प्टर बोलते हैं, हाँ, तो कैविएट एम्प्टर का रूल क्या कहता है इंडिया में? लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को सावधान रहना है, सेलर को नहीं। इट इज द बायर हु शुड टेक केयर व्हाइल परचेसिंग द गुड्स। उसे सावधानी बरतनी है गुड्स खरीदते समय, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बराबर है। तो बच्चों कैविएट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर, यानी बायर अपना खुद का दिमाग चला के गुड्स की चॉइस करके लेके जाता है, एंड गुड्स अगर प्रॉपर नहीं हुए, गुड्स ने प्रॉपरली मतलब उनका पर्पस सॉल्व नहीं किया, तो सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बायर खुद ही गुड्स चेक करके एग्जामिन करके लेके गया। तो उस केस में सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इंडिया में रूल चलता है कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। बच्चे ये बताने का मेरा एक अपना रीजन है, आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, यूरोप में, तो बच्चों वहां पर रूल है कैविएट वेंडर। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ कैविएट वेंडर। वेंडर समझते हो ना बच्चों? बहुत लोग को मालूम होगा वेंडर का मतलब। व्हाट इज वेंडर? जेब कौन खाली करता है? कस्टमर, बायर, एम्प्टर, एंड बेचता कौन है? वेंडर। ऐसा याद रखो, मैंने एज अ स्टूडेंट ऐसे याद रखा था बच्चों। जेब किसकी खाली होती है? एम्प्टी, कस्टमर की, तो एम्प्टर, बराबर है। वेंडर मतलब सेलर। तो बच्चों आप यूरोप में जाएंगे ना, फॉरेन कंट्री में, तो वहां लेट द बायर बी अवेयर रूल नहीं है, वहां लेट द सेलर बी अवेयर, यानी सेलर को ध्यान देना है कि उसने अच्छी क्वालिटी के गुड्स बायर को देने हैं, एंड बायर का पर्पस अगर सॉल्व नहीं हुआ तो बायर और गुड्स उसके मुंह पे मारेगा एंड अपना पैसा ले लेगा। कितना अच्छा है देखो फॉरेन कंट्री में। एंड हमारे इंडिया में एग्जैक्टली उल्टा है, हमारे इंडिया में एग्जैक्टली उल्टा है। वहां पर बायर इमीडिएटली केस कर देता है सेलर पे,
तुमने अच्छा गुड्स नहीं दिया मुझे, तुमने अच्छा गुड्स नहीं दिया, मैंने पे किया ना तेरे को, तो क्यों नहीं दिया गुड्स मुझे, केस कर देता है वहां पर। इसलिए बच्चों फॉरेन कंट्री में ना सेलर को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन हमारे इंडिया में अरे बाप रे, ओह, बायर मारामारी कर लेता है कभी कभी कस्टमर से, कॉलर बिलर पकड़ के धमाल मारामारी। हमारे इंडिया का ये हाल है बच्चों, जाने दो चलो। बच्चों मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है सबको? तो जनरल रूल, कैविएट, एम्पटर हम थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड माय बड़बड़ कॉन्सेप्ट? यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? यस, हेलो। ठीक है बच्चों, चलो। तो बच्चों लास्ट लाइन देखो उधर, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी शुरू करने से पहले एक बार फिर पढ़ता हूं। एज अ जनरल रूल इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स थराउली, बराबर है, थराउली, before he buys them in order to satisfy himself that the goods will be suitable for his purpose for which he is buying them. This is known as rule of, है बच्चों देखो वर्ड caveat emptor, which means let the buyer be aware. बायर को सावधानी बरतनी है गुड्स खरीदते समय, सेलर को नहीं। चलो तो आएगा ये अभी थोड़ी देर में शॉर्ट नोट। चलो बच्चों पॉइंट नंबर 6 जरा टाइप करो। मैंने आपको मर्चेंटेबिलिटी का मीनिंग बताया था। आई होप यू रिमेंबर, सम स्टूडेंट्स रिमेंबर। मर्चेंटेबिलिटी मतलब हेलो एनीवन? गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ाया था कि नहीं? मर्चेंटेबल मतलब, यस वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। गुड्स आगे जो मैं खरीद रहा हूं वो मैं भी बेचने लायक, मतलब मैं खरीद कर ला रहा हूं तो मैं भी बेचूंगा कि नहीं आगे एज अ बिजनेसमैन। तो मैं जो गुड्स खरीद कर लाया हूं वो फर्दर बेचने लायक होने चाहिए, वेरी गुड, सेलेबल होने चाहिए फ्यूचर में। आर यू गेटिंग दिस? बच्चों मैं मार्केट से गुड्स लेके आया, होलसेल मार्केट से, एंड रिटेल मार्केट में बेचना है। पता चला कि जो गुड्स खरीद कर लाया वो फर्दर सेल के लिए प्रॉपर नहीं, क्रैक्स वगैरह आ गए हैं, तो क्या मैं आगे बेच सकता हूँ गुड्स को? क्या मैं आगे बेच सकता हूँ? कस्टमर कोई खरीदेगा मेरे से? नहीं खरीदेगा बच्चों। क्यों? तो गुड्स आर नॉट मर्चेंटेबल क्वालिटी, गुड्स मर्चेंटेबल नहीं है। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। बच्चों आपको लगता नहीं ये पहले से ही प्री अजम्पशन किया जाएगा कि कोई सेलर बायर को जब गुड्स बेचता है एंड बायर उसको आगे भी बेचने वाला है, तो आपको लगता नहीं इट इज इम्प्लाइड दैट कि सेलर जब भी गुड्स को बेचेगा वो बायर के लिए मर्चेंटेबल क्वालिटी के ही होने चाहिए। हेलो, ये पहले से ही अजम्पशन है कि नहीं कि बाबा जब मैं तेरे से गुड्स खरीद रहा हूं तो तू मुझे अच्छी क्वालिटी का ही गुड्स देगा ना? इसमें बताने की क्या जरूरत है? मैं तेरे को जब फुल प्राइस पे कर रहा हूँ गुड्स का, तो तू क्या मुझे डिफेक्टिव गुड्स बेचेगा क्या? तो ये इम्प्लाइड हो गया कि नहीं कंडीशन कि सेलर जब बायर को गुड्स को बेचेगा एंड बायर उसे फर्दर सेल करने वाला है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई द गुड्स टू द बायर which are merchantable quality can be sold further. And बच्चों आप ही बताओ, if the goods are of not merchantable quality then सेलर ने बायर को जो गुड्स सप्लाई किया अगर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है, तो क्रैक्स वगैरह हैं, तो बायर क्या कर सकता है? अगर बायर को दिखाई दे रहा है कि हाँ ये क्रैक्स है, उसको अपने आंखों से दिख रहा है कि ये गुड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है, क्रैक्स वगैरह हैं, तो क्या बायर इज एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स? नो। तो लगता नहीं कि वो रिजेक्ट कर देगा गुड्स को, बिकॉज गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं। तो बच्चे इंप्लाइड कंडीशन समझ गए 6th वाला कि ये पहले से ही अजम्पशन किया जाएगा कि सेलर जब बायर को गुड्स सप्लाई करेगा
तो वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। इसमें बच्चों बताने की जरूरत क्या है ओरली, ये तो पहले से ही अजम्पशन है ना कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के ही होने चाहिए। ओके, चलो पढ़ता हूं मैं, नोट्स पे ध्यान दो बच्चों, नोट्स पे ध्यान दो। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, वेयर द गुड्स आर बॉट, बॉट मतलब बच्चों परचेस्ड, where the goods are bought by description from the seller who deals in a goods of that description, whether he is manufacturer or producer or not, there is an implied condition that goods shall be of, बोलो क्या बच्चों, पहले से ही वहां implied condition ये है कि that goods shall be of merchantable quality, मतलब यहां सेलर सेल करने वाला गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी का ही गुड्स उसने सेल करना है। सेलर चाहे मैन्युफैक्चरर खुद हो या मैन्युफैक्चरर ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉ यहाँ पहले से ही प्री अजम्पशन करता है कि जब सेलर बायर को गुड्स बेच रहा है तो वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने ही चाहिए, ये अजम्पशन है। एंड इफ द गुड्स आर फाउंड दैट इफ द गुड्स आर not found as per the merchantable quality, तो buyer is entitled to reject the goods, बराबर है। तो बच्चों जब सेलर बायर के पास गुड्स लेके आएगा, बायर उसे एग्जामिन करेगा, एंड एग्जामिन करने पर उसे लगा कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है, तो बायर उसी वक्त गुड्स को रिजेक्ट कर देगा, बराबर है। लेकिन बच्चों नेक्स्ट दूसरा जरा ध्यान से सुन के रखो एंड अभी से आंसर दो। बच्चों सेलर बायर के पास गुड्स की डिलीवरी लेके आए, एक्चुअली जो गुड्स लाया ना उसमें हल्के से क्रैक्स वगैरह थे, जिसे बायर अगर एग्जामिन करे तो ढूंढकर गुड्स को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन उस वक्त क्या हुआ बच्चों, बायर ने बिना इंस्पेक्शन किए, बिना गुड्स को एग्जामिन किए सेलर से गुड्स ले लिए, अपने गोडाउन में रखवा दिए। हफ्ते भर बाद जब बायर ने गुड्स को चेक किया तो पता चला क्रैक्स थे। अब इस केस में बताओ क्या बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है? क्या बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है? नहीं। कुछ समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? यस, दोनों एंगल बता दिया कि नहीं मैंने? हाँ वेरी गुड, ध्यान में रखना, काम आएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो बच्चों मैं सेकंड लाइन पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड दैट इफ बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड्स डिफेक्ट व्हिच सच एग्जामिनेशन ऑट टू हैव रिवील्ड। बच्चों आपको लगता नहीं अभी अभी जो एग्जांपल दिया वो सेकंड पैराग्राफ है? हेलो, प्रोवाइडेड दैट पढ़ो जरा एक बार। Provided that if buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regards defect, which such examination ought to have revealed. बराबर है। आगे, the expression merchantable quality though not defined, बच्चों merchantable quality का कोई definition नहीं है, फिर भी बच्चों एक नॉर्मली हम मान के ये चलते हैं कि सेलर ने नॉर्मली गुड्स को जो डिस्क्राइब किया है, फीचर्स को डिस्क्राइब किया है, गुड्स उसके हिसाब से तो एटलीस्ट होने चाहिए, और उसी को हम कहते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी। अब जाहिर बात है सेलर जब डिस्क्राइब करेगा गुड्स को तो डिफेक्ट तो बताएगा नहीं, क्रैक्स है गुड्स में तो भी खरीद लो ऐसा तो बोलेगा नहीं। डिस्क्रिप्शन देते समय वो अच्छा ही बताएगा, तो एटलीस्ट उसने जो बताया वो तो टैली होना चाहिए कि नहीं गुड्स के साथ। हेलो, तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब वैसा भी आप लेने का, बराबर है कि एटलीस्ट तो डिस्क्राइब करते समय जो बोला है वो तो फीचर्स तो मौजूद होने चाहिए ना। तो जो डिस्क्राइब किया उसमें से 2 फीचर्स है ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि ये मर्चेंटेबल क्वालिटी का है या वही क्वालिटी का जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे थे, बराबर है। तो बच्चे ये तीसरा पैराग्राफ